हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग वी मार्क के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम कंपनी का बिजनेस मॉडल देखेंगे। इसके बाद इनका जो रिसेंटली रिजल्ट आया था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन लास्ट में है हम इनका जो कंपनी का वैल्यूएशन है वो हम देखेंगे कि क्या कंपनी अभी इन्वेस्टमेंट करने के लायक है या नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इनका बिजनेस मॉडल समझते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखें तो वी मार्क जो है वायर एंड केबल वाले सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी है जो बेसिकली वायर एंड केबल मैन्युफैक्चर करती है एंड इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में सप्लाई करती है। अगर आप इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखें तो इनके पास दो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो कि हरिद्वार में है एंड वहां से ये इंडिया के लगभग एवरी स्टेट को कवर करते हैं। कंपनी 2006 में स्टार्ट हुई थी एंड कंपनी की लिस्टिंग एनएससी के ऊपर 2021 में हुई थी। कंपनी अगर आप देखें तो अभी रिसेंटली एसएमई प्लेटफॉर्म के ऊपर है, लेकिन अगले 1.5 से 2 सालों के अंदर इनकी लिस्टिंग मेन बोर्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर हो जाएगी। और दोस्तों अगर आप वायर एंड केबल इंडस्ट्री का एक ओवरव्यू देखें तो हमारे इंडिया की जो जीडीपी है वो ऑलमोस्ट 6 या 7% के रेट से बढ़ रही है, 6 या 7% के सीएजीआर से बढ़ रही है। और जो वायर एंड केबल इंडस्ट्री है उसको आप देखें तो 12 to 14% में जस्ट डबल रेट से बढ़ रही है इंडिया के जीडीपी से। एंड अगर आप मोस्ट ऑफ कंपनियां देखें जो इंडिया में वायर एंड केबल सेगमेंट की जो लीडिंग कंपनियां हैं, चाहे वो पॉलीकैब हो, चाहे वो केईआई हो, चाहे वो आरआर केबल हो या हैवेल्स हो, इन सबका ग्रोथ रेट अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये भी जस्ट ये बोलती हैं अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में कि हम इंडिया के जो ये जो आपका वायर एंड केबल की इंडस्ट्री है उससे 1.5x के रेट से ग्रो करेंगे। मतलब जो वायर एंड केबल की इंडस्ट्री है वो 12 से 14% के रेट से ग्रो करेगी और जो ये कंपनियां हैं वो 20-22% के रेट से कंटिन्यूसली ग्रो करती रहेंगी। और अगर आप पास्ट के कुछ क्वार्टर्स के रिजल्ट भी देखें तो चाहे पॉलीकैब हो, चाहे केईआई वायर हो, चाहे जितनी भी जो बड़ी कंपनियां हैं उनके रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट यही 20-25% के सीएजीआर से कंटिन्यूसली ग्रो किए जा रही हैं। एंड लेकिन उसमें से आपको ऐसी छोटी कंपनियां चूज करनी पड़ेंगी जो कंपनियां इनसे ज्यादा रेट से ग्रो कर रही हैं, क्योंकि जो कंपनियां इनसे ज्यादा रेट से ग्रो करेंगी वही कंपनियां ही तो मार्केट शेयर ग्रैब करेंगी। और उनमें से एक कंपनी है वी मार्क। और दोस्तों इंडिया की जो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री है उसमें अगर आप देखें तो 39% शेयर है वायर एंड केबल का। और बिना वायर एंड केबल के इंडिया में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या जो अदर डेवलपमेंट हो देश का वो हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर आपको देश का ग्रोथ करना है तो आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, कॉलेजेस, बिल्डिंग्स, रोड्स एंड इसके अलावा जो अदर डेवलपमेंट वर्क है, इलेक्ट्रिफिकेशन करना पड़ेगा रूरल एरियो का, अर्बन एरियो का, सबका। तो इन सारी चीज़ों में आपको वायर एंड केबल की जरूरत पड़ेगी। इवन की जो फ्यूचर की जो राइजिंग इंडस्ट्रीज है जैसे डाटा सेंटर इंडस्ट्री है या जो आपके सोलर एनर्जी वाले इंडस्ट्री है या जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली इंडस्ट्री है, उन सारी इंडस्ट्रीज में भी अगर आप देखें तो बहुत पिवोटल रोल प्ले करता है वायर एंड केबल। और दोस्तों अगर आप वायर एंड केबल वाली इंडस्ट्री को देखें तो 2014 में 60% जो वायर एंड केबल सेल होते थे इंडिया में वो ब्रांडेड हुआ करते थे, जिनका मार्केट शेयर धीरे धीरे वो अपना मार्केट शेयर बढ़ाते जा रहे ब्रांडेड प्लेयर। अभी अगर आप देखें तो एक्सपेक्टेड है कि 2027 तक इंडिया में जो 80% मार्केट शेयर है वो वायर एंड केबल वाली इंडस्ट्री का मार्केट शेयर है वो ब्रांडेड प्लेयर्स के हाथ में हो जाएगा। एंड ऐसे ब्रांडेड प्लेयर्स जो कि डोमिनेंस रखते हैं इस इंडस्ट्री में वो अपना मार्केट शेयर आप देखें कि काफी तेजी से बढ़ाते जा रहे हैं। और इसके पीछे कई रीजंस भी है दोस्तों। गवर्नमेंट देखिए कई सारे रेगुलेटरी जो टाइटनिंग है वो किए जा रही है। जो पहले नॉन ब्रांडेड प्लेयर्स हुआ करते थे उनमें सेफ्टी के काफ़ी इशू हुआ करते थे, तो वो जो नॉन ब्रांडेड वायर्स एंड केबल अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो कभी भी कहीं भी उनमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उनकी क्वालिटी ख़राब क्वालिटी होती है या लो ग्रेड क्वालिटी होती है। एंड जो ब्रांडेड प्लेयर्स हैं वो अपनी क्वालिटी के साथ किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, वो अच्छी क्वालिटी का वायर एंड केबल ही मैन्युफैक्चर करते हैं, क्योंकि उनको अपने मार्केट को कंटिन्यूसली गेन करना है, मेंटेन करके रखना है। तो ये भी एक रीजन है कि जो मार्केट है वो नॉन ब्रांडेड से ब्रांडेड की तरफ मूव कर रहा है। इसके अलावा अगर आप ये देखें कि सारे जो प्लेयर्स है वो जीएसटी के दायरे में आ गए हैं, जिसकी वजह से जो ब्रांडेड प्लेयर्स है वही सर्वाइव कर पा रहे हैं और जो नॉन ब्रांडेड और जो छोटे प्लेयर्स है वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो इसकी ये भी एक रीजन है कि जो ब्रांडेड प्लेयर्स का मार्केट शेयर है वो बढ़ता जा रहा है। एंड इसके अलावा लोगों के अंदर भी आप देखें कि आज के समय में अवेयरनेस है। आप चाहे छोटे से छोटे गाँव एरिया में जाए वहाँ भी लोग ये ब्रांडेड जो प्लेयर्स है, चाहे वो पॉलीकैब हो, हैवेल्स हो, केईआई वायर्स हो, इनके नाम जानते हैं। इनके ब्रांड नेम से प्रोडक्ट को दुकानों पर जाकर के मांगते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने ये वायर और केबल्स अपने घर में लगा लिए, अपने जो हाउस जब वो कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें लगा लिया, तो उनको 20-25 सालों तक उसमें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन अगर नॉन ब्रांडेड वायर्स और केबल्स यूज करते हैं तो मे भी कुछ समय पहले ही वो खराब हो जाएंगे एंड देन इसके बाद उनको अपने कंस्ट्रक्शन को दोबारा से उसमें रीवायरिंग करनी पड़ेगी, जिसका खर्च काफ़ी ज़्यादा आता है। तो थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे पे करके ब्रांडेड प्लेयर को लेना हर कोई प्रीफर करता है।
और दोस्तों अगर आप इंडस्ट्री में ग्रोथ ड्राइवर देखें वायर एंड केबल सेगमेंट में, तो वहां भी आपको दिखेगा कि जो गवर्नमेंट है वो 30% के सीएजीआर से लगातार अपना कैपेक्स बढ़ाती जा रही है। आप देखें कि नए नए स्कूल्स बन रहे हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, और ये सारे ही जो कंस्ट्रक्शन वर्क हैं ये बिना वायर एंड केबल के कंप्लीट नहीं हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट 30% के सीएजीआर से लगातार अपना इंफ्रास्ट्रक्चर में कैपेक्स बढ़ाई जा रही है, जिसकी वजह से इन प्लेयर्स की डिमांड, इन प्लेयर्स को भी अच्छी खासी डिमांड दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर आप देखें कि जो रियल एस्टेट है उसमें काफी ज्यादा एक्सपेंशन हो रहा है। आजकल के समय में आप देखें कि न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट है जो हमारे सोसाइटी में तेजी से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज के समय में हर कोई गांव से निकल करके शहरों में आ गया है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, अपनी लाइफस्टाइल को इन्हांस करने के लिए, जिसकी वजह से उनको क्या है कि शहरों में आने के बाद हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है कि अपने लिए बड़े मकान बना सके, तो एटलीस्ट वो फ्लैट खरीदते हैं या छोटे मकान बनाते हैं। तो वहां पर भी न्यूक्लियर फैमिली है, तो एक फैमिली में पहले 4 भाई रहते थे, तो 4 भाई रहते थे तो एक ही मकान में रहते थे, तो वहां पर एक ही वायर एंड केबल का जो रिक्वायरमेंट होता था। लेकिन आज के समय में देखिए कि 4 भाई हैं तो चारों के लिए अलग अलग मकान चाहिए, तो वो 4 गुना ज्यादा उनको वायर एंड केबल की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री में डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है। एंड इसके अलावा आप देखिए कि कुछ जैसे रिन्यूएबल एनर्जी वाला सेगमेंट है, उसका भी काफ़ी अच्छा खासा पुश मिल रहा है। गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2030 तक इंडिया में जो है 500 गीगावाट की रिन्यूएबल कैपेसिटी बनाना है इंडिया को। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट काफ़ी तेज़ी से पुश कर रही है इन कंपनियों को, काफ़ी तेज़ी से रिन्यूएबल एनर्जी वाले सेगमेंट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के ऊपर गवर्नमेंट पुश कर रही है, जिससे जहाँ पर वायर एंड केबल की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो उससे भी इनको डिमांड मिल रही है। एंड इसके अलावा अगर आप देखें कि जो ईवी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला इंडस्ट्री, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंडिया में काफी तेजी से डेवलप हो रहा है, चाहे टू व्हीलर सेगमेंट के इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, चाहे फोर व्हीलर सेगमेंट के इलेक्ट्रिक व्हीकल हो। तो ईवी चार्जिंग स्टेशन डेवलप हो रहे हैं, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो डेवलप हो रहे हैं, उनका पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो वहां भी वायर एंड केबल की काफी जरूरत है। तो वो भी इनके इंडस्ट्री के लिए काफी एक ग्रोथ पुश दे रही है। एंड इसके अलावा ये भी देखिए कि गवर्नमेंट काफी तेजी से पूरे इंडिया का रूरल जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो करते जा रही है। अर्बन एरिया में तो इलेक्ट्रिफिकेशन ऑलमोस्ट इंडिया में हो ही चुका है, लेकिन जो रूरल एरिया है, जो दूर दराज के गांव में, ग्रामीण में एरिया है, वहां पर बहुत सारे लोकेशन पर अभी इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है, या हुआ है तो आधा अधूरा हुआ है, वहां पर काम चल रहा है। तो इन सारे एरियो के डेवलपमेंट के लिए भी आपको वायर एंड केबल की जरूरत है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बिना वायर एंड केबल के आप ट्रांसमिशन नहीं कर पाएंगे। तो वहां पर उस गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से भी इनको, इनके जो बिजनेस को काफी पुश मिल रहा है। तो दोस्तों अब चलते हैं, हम देखते हैं वी मार्क के बारे में डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों वी मार्क के 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, एंड अगर आप इनकी एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी देखें तो लगभग 1,70,000 किलोमीटर लेंथ के वायर ये एक साल में बनाते हैं। एक्चुअली जो वायर एंड केबल वाली कंपनियां होती हैं वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को किलोमीटर में दर्शाती हैं कि हम कितना किलोमीटर वायर एंड केबल एक साल में बना सकते हैं। तो इनकी जो कैपेसिटी है वो लगभग 1,70,000 किलोमीटर वायर एंड केबल पर ईयर मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी है। एंड अगर आप इनका जो प्लांट है उसका जो एरिया देखते हैं, लैंड एरिया, तो लगभग 49,400 स्क्वायर मीटर में इनका ये प्लांट फैला हुआ है। इनके पास 1200 से ज्यादा डीलर नेटवर्क है, मतलब 1200 से ज्यादा इंडिया में डीलर नेटवर्क हैं, जिसके जरिए ये अपने प्रोडक्ट को इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में, इंडिया के छोटे छोटे लोकेशंस तक भी पहुंचा रहे हैं। एंड अगर आप इनका टोटल रीच देखें इंडिया में, तो लगभग 21 स्टेट्स को ये कवर करते हैं। 21 स्टेट्स में इनका रीच है, मतलब इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी वो हरिद्वार में है, लेकिन ये हरिद्वार से अपने प्रोडक्ट को बना करके इंडिया के 21 अलग अलग स्टेट्स में अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। और 150 से ज्यादा टर्न की ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स इनके पास है। इनका मतलब क्या है दोस्तों, जो इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन वाली कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े बिल्डिंग मैन्युफैक्चरर हैं, जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, उनके साथ इनका कोलेबोरेशन है, और ये उनको अपने वायर्स एंड केबल सेल करते हैं। एंड इनकी फैक्ट्री के अंदर अगर आप देखें दोस्तों, तो लगभग 800 से ज्यादा एम्प्लॉयज इनके पास काम करते हैं। और दोस्तों अगर आप वी मार्क को देखें तो कुछ साल पहले तक ये केवल गवर्नमेंट के लिए काम करते थे। गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो पीएसयू, जो जो बड़ी बड़ी पीएसयू कंपनियां हैं, उनको ये वायर एंड केबल मैन्युफैक्चर करके उनको बेचा करते थे, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो इनका पहले जो रिसीवेबल डेज है काफ़ी हाई हुआ करता था, इनको पैसा काफ़ी लेट मिला करता था। लेकिन अभी आप कुछ समय पहले देखें तो कुछ ऑलमोस्ट 2 या 3 साल पहले इन्होंने रिटेल सेगमेंट में एंटर करने के लिए देखा, एंड इसके बाद फिर ये रिटेल सेगमेंट में इन्होंने एंट्री ली, और इन्होंने अपनी ब्रांडिंग बनानी शुरू की। पहले इनके नाम को कोई नहीं जानता था, इसीलिए आप देखें कि आज भी इंडिया में बहुत कम लोग वी मार्क को जानते हैं। तो पहले इनका कोई ब्रांड नेम नहीं था, क्योंकि ये गवर्नमेंट को अपना प्रोडक्ट सेल किया करते थे। धीरे धीरे जब इन्होंने रिटेल सेगमेंट में एंट्री ली, तो ये अपनी ब्रांडिंग करने लगे, अलग अलग स्टेट्स में जाकर के अलग अलग जो इवेंट्स होते हैं वहां पर जाकर के ये अपने ब्रांडिंग का ऐड करने लगे, अपने प्रोडक्ट का जो स्टॉल है वो लगाने लगे, एंड लोगों को अवेयर करने लगे अपने प्रोडक्ट के बारे में, उनकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में।
एंड इसके अलावा इन्होंने क्या किया कि जो इंडिया के बड़े-बड़े ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो बड़े-बड़े बिल्डर्स हैं, बड़े-बड़े जो कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियां हैं, उनके साथ इन्होंने कोलैबोरेशन करना शुरू किया एंड देन उनको अपना प्रोडक्ट सप्लाई करना शुरू किया। तो जिससे इनको कई बेनिफिट्स हुए। पहला बेनिफिट इनको ये हुआ कि अगर आप गवर्नमेंट से सेगमेंट को केवल अपने ऑर्डर डिलीवर करते हैं तो वहाँ पर आपका रिसीवेबल डेज बढ़ जाता है, वहाँ पर आपको गवर्नमेंट पैसे आपको 6 महीने बाद देती है, मतलब 4 महीने 6 महीने के बाद गवर्नमेंट पैसा पे करती है। और दूसरा क्या होता है, उसमें मार्जिन बहुत कम रहता है आपका। लेकिन जब आप रिटेल सेगमेंट में एंटर करते हैं तो वहाँ आपका मार्जिन भी बढ़ जाता है एंड इसके अलावा आपको पैसा तुरंत, आपने प्रोडक्ट सेल किया, पैसा हाथों हाथ आपको वापस मिल जाता है। और आप जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर में जाते हैं वहाँ भी आपका मार्जिन गवर्नमेंट से कंपैरेटिवली देखें तो बेटर रहता है एंड इसके बाद आपको वहाँ से भी पैसा गवर्नमेंट के कंपैरेटिवली जल्दी मिल जाता है, जिसकी वजह से इनको इनके प्रोडक्ट की डिमांड जितनी बढ़ गई कि इनको अपने प्रोडक्ट को पूरा डिमांड को फुलफिल करने के लिए इनको अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन करना पड़ा। और दोस्तों, जैसे मैनेजमेंट अभी अपने कॉल में उन्होंने बताया भी कि जो इनकी कैपेसिटी है ये इसको अगले लगभग अगर आप देखें तो अगले 5 सालों के अंदर लगभग 4 गुना करेंगे एंड उसके डायरेक्शन में आप देखें तो इन्होंने इस साल में कैपेक्स भी ऐसा किया है। मैनेजमेंट ने बोला था कि 2025-26 जो अभी बीत रहा है, जो अभी बीत गया ऑलमोस्ट, तो 2025-26 में 80 करोड़ का कैपेक्स ये करेंगे, जिसमें से फर्स्ट हाफ में इन्होंने 40 करोड़ का कैपेक्स कर दिया था और सेकंड हाफ का रिजल्ट अभी आना है बाकी। तो अभी दोस्तों रिजल्ट आ जाएगा, एक हफ्ते के अंदर इनका रिजल्ट आ जाएगा। तो जब इनका कॉन्फ्रेंस कॉल होगा वहां पर हम देखेंगे कि मैनेजमेंट अभी अपने कैपेक्स के बारे में क्या बताता है, अपनी जो कैपेसिटी कितनी उन्होंने बढ़ा ली उसके बारे में क्या बताता है। अब दोस्तों हम इनके प्रोडक्ट के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखें तो इस स्लाइड में इनके पूरे प्रोडक्ट के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन दी है, जिसमें ये हाई टेंशन पावर केबल मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अलावा जो टेलीफोन स्विच बोर्ड केबल्स होता है वो भी ये मैन्युफैक्चर करते हैं। 3 कोर फ्लैट केबल्स बनाते हैं। इसके अलावा जो मीडियम वोल्टेज कवर्ड कंडक्टर्स होते हैं वो ये कंडक्टर केबल्स होते हैं वो मैन्युफैक्चर करते हैं। लैन केबल्स बनाते हैं। पीवीसी मल्टी कोर केबल्स बनाते हैं। इसके अलावा जो आपके लो टेंशन एंड हाई टेंशन एबी केबल होते हैं वो भी मैन्युफैक्चर करते हैं। सीसीटीवी केबल्स बनाते हैं। लो टेंशन पावर एंड कंट्रोल केबल्स भी मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अलावा ये जो एचएफ जो ये एच आर एफ आर मल्टी स्ट्रैंड केबल होता है वो भी मैन्युफैक्चर करते हैं। तो दोस्तों एच आर एफ आर मल्टी स्ट्रैंड केबल के बारे में मैं बता देता हूँ। जनरली इस वाले स्लाइड में आपको इनके जो नीश प्रोडक्ट है, जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो जो इनका एच आर एफ आर जो प्रोडक्ट होता है उसकी खासियत क्या होती है दोस्तों, कि ये हीट रेजिस्टेंट फ्लेम रिटार्डेंट प्रोडक्ट होता है। मतलब अगर मान लीजिए किसी बिल्डिंग में ये वायर यूज किए गए हैं और वहां पर अगर आग लगती है तो ये आग को बहुत धीरे धीरे पकड़ते हैं, बहुत काफी देर तक अगर ये आग के संपर्क में रहेंगे तभी ये जलेंगे, तभी इनमें आग लगेगी, नहीं तो ये हीट रेजिस्टेंट होते हैं। जनरली इनमें आग देर से लगती है। एंड इसके अलावा क्या होता है कि जो ये अगर मान लीजिए कि आग लग भी गई तो ये जो वायर एंड केबल इनके ब्रांड के हैं ये गर्म बहुत धीरे धीरे होते हैं, जिसकी वजह से जो उनके अंदर रहने वाले लोग हैं उनकी सेफ्टी के लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। एंड इसके अलावा ये फ्लेक्सी टफ ईबी एच एफ एफ आर वायर्स भी मैन्युफैक्चर करते हैं। एच एफ एफ आर वायर्स क्या होता है दोस्तों, जनरली ये क्या होता है, हैलोजन फ्री फ्लेम रिटार्डेंट वायर होते हैं। अगर मान लीजिए किसी रीजन से वायर एंड केबल में आग लग भी जाती है तो उसमें से जो टॉक्सिक गैसेज हैं वो नहीं होती हैं, वो टॉक्सिक गैसेज नहीं निकलती हैं और लो फ्यूम्स निकलती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि घर में रहने वाले लोग जो आग लगने के बाद धुएं से घिर जाते हैं और काफी बड़े एक्सीडेंटेड होते हुए हमने देखे हैं। तो इन एक्सीडेंट्स में लोगों को जान बचाने के लिए ज्यादा समय मिल जाएगा अगर इस तरीके के वायर्स यूज करेंगे तो। एंड इसके अलावा ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स भी मैन्युफैक्चर करते हैं और जो एफ आर मल्टी स्ट्रैंड्स केबल्स होते हैं वो भी मैन्युफैक्चर करते हैं। एफ आर क्या होता है जनरली दोस्तों, फ्लेम रिटार्डेंट, मतलब ये आग नहीं पकड़ता है, तो इस टाइप के या स्लो स्पीड में आग पकड़ता है, तो इस टाइप के केबल्स भी मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अलावा जो ईबी पावर केबल्स होता है वो भी मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड अगर आप देखें तो एफ आर एल एस एच मल्टी स्ट्रैंड केबल मैन्युफैक्चर करते हैं। तो दोस्तों ये जो आपके एफ आर एल एस एच केबल क्या होते हैं, बेसिकली फ्लेम रिटार्डेंट लो स्मोक केबल होते हैं। मीन्स आग लगने के बाद ही इनमें से धुआं बहुत कम निकलता है, तो धुआं नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको जो लोग हैं जिन बिल्डिंग्स में रहते हैं उनके लिए काफी यूजफुल प्रोडक्ट है ये। और बेसिकली ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो जो कमर्शियल बिल्डिंग्स होते हैं, जो फ्लैट्स होते हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं या जो पब्लिक प्लेसेज हैं वो कंस्ट्रक्शन में यूज किए जाते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप देखें तो ये डीसी सोलर केबल्स मैन्युफैक्चर करते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर मैन्युफैक्चर करते हैं, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर भी मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड इसके अलावा इनके बिजनेस का थोड़ा सा पार्ट जो है वो मॉड्यूलर स्विचेज भी मैन्युफैक्चर करते हैं, गीजर्स मैन्युफैक्चर करते हैं एंड जो वी मार्स ब्रांड के जो एक्सेसरीज होते हैं, इलेक्ट्रिक एक्सेसरीज होते हैं वो भी मैन्युफैक्चर करते हैं।
और दोस्तों अगर आप इनकी क्लाइंटेल लिस्ट में देखें तो पावर ग्रिड इनका क्लाइंट है, पीडब्ल्यूडी इनका क्लाइंट है, सेल, बीएसएनएल, इंडियन रेलवे, इंडियन एयरफोर्स, ओएनजीसी, एनएचपीसी, यूपी जल निगम, सिटी, पीवीवीएनएल, अलग अलग स्टेट के जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं वो इनके क्लाइंट्स हैं। लार्सन एंड टर्बो इनका क्लाइंट है, एमटीएनएल हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इनका क्लाइंट है, कॉनकॉर इनका क्लाइंट है। इसके अलावा जो भेल है, इंडियन ऑयल है, एनटीपीसी है, इरकॉन है, मतलब इंडिया की जितनी पीएसयूज हैं, जितनी नवरत्न कंपनियां हैं वो तो इनके क्लाइंट हैं ही हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर की जो बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं वो इनके क्लाइंट्स हैं। तो दोस्तों अब हम इनके रिजल्ट्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो इनका एक्चुअली ये बेसिकली क्या करते हैं कि हाफ ईयरली रिजल्ट अनाउंस करते हैं। ये हर क्वार्टर के बाद रिजल्ट अनाउंस नहीं करते, बल्कि ये हर 6 महीने के बाद एक बार रिजल्ट अनाउंस करते हैं। तो जो इनका H1 का रिजल्ट आया था, फर्स्ट हाफ ईयर का जो रिजल्ट आया था, उसमें अगर आप इनका रेवेन्यू देखें तो लास्ट ईयर के H1 के कंपेरेटिवली 100% से इनका रेवेन्यू ग्रो हुआ है, मीन्स लगभग डबल हो गया इनका रेवेन्यू। और अगर आप इनका इबिट्टा देखें दोस्तों तो इबिट्टा 128% से ग्रो हुआ है, शानदार ग्रोथ दिखाई है। पूरे पावर वायर एंड केबल सेगमेंट में अगर आप देखें तो सबसे शानदार रेट से ग्रो करने वाली कंपनी है। एंड अगर आप इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो वो तो ऑलमोस्ट 3 गुने से भी ज्यादा हो गया है, 3.2x हो गया है, लगभग 221% तो वो ग्रो हुआ है। और दोस्तों अगर आप इनके रिजल्ट को 9 मंथ बेसिस पर आप देखें तो जो इनका रेवेन्यू है लास्ट ईयर के 9 मंथ के कंपैरिजन में इस साल के 9 मंथ में लगभग 9 मंथ बेसिस पर तो दोस्तों ये रिजल्ट देते ही नहीं है। एक्चुअली क्या है कि अगर आप H1 जो H2 FY25 गया, मतलब पिछले 6 मंथ से कंपेयर करें तो जो इनका रेवेन्यू है 24% से ग्रो हुआ है। और अगर आप इनका इबिट्टा देखते हैं तो 25% से ग्रो हुआ है। और अगर आप इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो वो 47% से ग्रो हुआ है। और दोस्तों अगर आप इनका H1 वर्सेस H1 जो रिजल्ट हमने अभी डिस्कस किया, इसमें अगर आप इनका इबिट्टा मार्जिन देखें तो उसमें भी आपको अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई देगी। पहले लास्ट ईयर के H1 में जो इनका इबिट्टा मार्जिन 10% हुआ करता था, वो अभी बढ़कर के 11.3% हो चुका है। और अगर आप इनका पैट मार्जिन देखते हैं दोस्तों तो लास्ट ईयर के H1 में इनका जो पैट मार्जिन 3.3% हुआ करता था, वो अभी बढ़कर के 5.3% हो चुका है। तो शानदार ग्रोथ है इनका। और मैनेजमेंट ने अपने लास्ट ईयर ये बताया भी था कि जो इनका पैट मार्जिन है, इनका टारगेट है कि ये इसको बढ़ा करके 5 to 6% लेके जाएंगे। तो ये उसी दिशा में काम भी कर रहे हैं। देखिए पहले 3.3% पैट मार्जिन हुआ करता था, वो भी बढ़कर के 5.3% हो चुका है। एंड मोस्ट प्रोबेबली H2 का जो रिजल्ट आएगा, मुझे लगता है कि उसमें इनका जो पैट मार्जिन है वो 6% हो जाएगा। और वैसे भी दोस्तों अगर आप इनके रिजल्ट को पिछले 3-4 सालों का जो इनका रिजल्ट है उसको अगर आप ट्रैक करें तो आप देखेंगे कि इनका जो रेवेन्यू है वो लगभग 90-100% के रेट से कंटिन्यूसली हर साल ये ग्रो करते जा रहे हैं। और इस बार भी इनका जो रिजल्ट आया है फर्स्ट हाफ में 100% से इनका ग्रोथ आया है। और मैनेजमेंट ने लास्ट ईयर अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में ये गाइडेंस दिया था कि ये अगले साल मतलब FY26 के लिए जो इनका रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस रहेगा वो 40 to 50% रहेगा। तो 50% इन्होंने बोला है और फर्स्ट हाफ में 100% कर दिया है। और अगर आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके देखें, जो वायर एंड केबल वाली कंपनियां होती हैं उनका जो सेकंड हाफ में बिजनेस होता है वो फर्स्ट हाफ के कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो मतलब मुझे क्या लगता है कि प्रोबेबली ये सेकंड हाफ में भी 100% के रेट से ग्रो कर जाएंगी। एंड मैनेजमेंट ने जो बोला है कि वो 40 to 50% के रेट से ग्रो करेंगे। आप देखिएगा जब इनका कॉन्फ्रेंस कॉल आएगा तो ये जरूर बोलेंगे कि हमने अपने परफॉर्मेंस को आउट परफॉर्म किया है, हमने अपने गाइडेंस को आउट परफॉर्म किया है। और उन्होंने किया भी है दोस्तों। और दोस्तों ये मैनेजमेंट ने जो बोला है कि हम 40 to 50% के रेट से ग्रो करेंगे, या फिर जो मैनेजमेंट ने ये बोला है कि हम अगले 4 सालों के अंदर अपनी कैपेसिटी को 5 गुना कर लेंगे, तो उसके पीछे रीजन भी है दोस्तों। अगर आप देखें तो ये कैपेक्स लगातार किए जा रहे हैं। मैनेजमेंट बोल रहा है कि हम कैपेक्स हर साल हमारा जो कैपेक्स का अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा। तो आप देखें कि पिछले जो 2025 था, 2025 में इनका जो कैपेक्स था अप्रोक्सीमेटली 50 करोड़ का कैपेक्स इन्होंने किया था। और 2026 में 80 करोड़ का कैपेक्स इन्होंने बोला है करने के लिए, जिसमें से फर्स्ट हाफ मतलब शुरू के 6 महीनों में ही इन्होंने 40 करोड़ का कैपेक्स कर दिया है। और अभी के 6 महीने में भी अप्रोक्सीमेटली 40 करोड़ का कैपेक्स कर देंगे। तो जो इनका कैपेक्स का गाइडेंस है वो ऑन ट्रैक है, 80 करोड़ का कैपेक्स कर ही देंगे। और जो इनका रेवेन्यू का गाइडेंस था वो भी ऑन ट्रैक है, 40 to 50% इन्होंने बोला था। और फर्स्ट हाफ में 100% ग्रोथ इन्होंने करके दिखाया है। सेकंड हाफ में तो इनका बिजनेस और भी बेटर रहता है, तो प्रोबेबली ये सेकंड हाफ में भी 100% का ग्रोथ दिखाएंगे। और दोस्तों कैपेक्स के लिए ये भी देखिए कि इनका जो प्लांट है हरिद्वार में, उसके बगल में इन्होंने एक नया लैंड भी एक्वायर किया है, जिस पर ये अपने नया प्लांट कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है इन्होंने। तो ये जो बोल रहे हैं उसका वो आपको मतलब ऑन ग्राउंड दिखाई भी दे रहा है उसका रिजल्ट। एंड जिस तरीके से इनके पास डिमांड है, ये अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में इन्होंने ये भी बोला भी था कॉन्फ्रेंस कि एक्चुअली हमको डिमांड का कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको डिमांड तो बहुत मिल रही है, लेकिन हमको प्रॉब्लम है सप्लाई का। सप्लाई हम नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है, जिसकी वजह से हम अपनी कैपेसिटी को एनहेंस कर रहे हैं।
और दोस्तों मैनेजमेंट का जो पूरा फ़ोकस है, वो मैनेजमेंट का पूरा फ़ोकस अपनी ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर है, ताकि अपने ब्रांड को ये और ज़्यादा पॉपुलर बना सकें। इसके अलावा ये अपनी टीम का एक्सपेंशन कर रहे हैं, नंबर ऑफ जो एम्प्लॉई हैं उनको अपने साथ ऐड कर रहे हैं, एंड जो इंडस्ट्री के जो पुराने एम्प्लॉइज हैं, जो वेल नोन एम्प्लॉइज हैं, उनको भी अपने साथ ऑन बोर्ड कर रहे हैं। एंड इसके अलावा जो इनका मैनेजमेंट का फोकस है, वो हाई मार्जिन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है। मतलब ये ऐसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना कम प्रेफर कर रहे हैं जिसमें इनका मार्जिन बहुत नॉर्मल रहता है, बल्कि ये ऐसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जिसके बारे में हमने अभी रिसेंटली डिस्कस भी किया है, जिसमें मार्जिन हाई रहता है और स्पेसिफिक प्रोडक्ट होते हैं। और इसके अलावा ये अपने रिटेल बिजनेस के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर आप 3-4 साल पुराना इनका बिजनेस उठा करके देखें, तो इनका 100% जो रेवेन्यू है, वो गवर्नमेंट के बिजनेस के साथ आता था। लेकिन पिछले अभी जो रिसेंटली इनका जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट में अगर आप देखें, तो इनका जो बिजनेस है वो 30-30-30% में डिवाइड हो गया। मतलब 30% गवर्नमेंट से आ रहा है, 30% इनके जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर होते हैं, उनके साथ आ रहा है, और 30% प्रोडक्ट, ये 30% बिजनेस इनका रिटेल वाले सेगमेंट से आ रहा है। मीन्स छोटे छोटे जो हमारे और आपके जैसे लोग हैं, उनको अपने प्रोडक्ट सेल करके आ रहा है। तो ये बहुत तेजी से रिटेल सेगमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, एंड जिसकी वजह से आप देखें कि इनका मार्जिन भी काफी तेजी से इंप्रूव हो रहा है। तो दोस्तों ये था कंपनी का पूरा डिटेल डिस्कस, हमने जो डिस्कस किया है। कंपनी एक्चुअली कॉन कॉल करती नहीं है, तो जिसकी वजह से मैनेजमेंट से कोई क्वेश्चन नहीं पूछ पाते, लेकिन जो भी सोशल मीडिया में या इनकी वेबसाइट के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, मैंने सारा कलेक्ट करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है। अब थोड़ा सा हम इनके वैल्यूएशन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो अगर आप करेंटली देखें, तो इनका मार्केट कैप 1676 करोड़, मतलब लगभग 1676 करोड़ रुपीज का मार्केट कैप है इनका। और अगर आप इनका 1 ईयर फॉरवर्डेड बेसिस पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, तो अगर FY26 जो अभी चल रहा है, तो इसके लिए अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, तो इनका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, वो ऑलमोस्ट आपको 24-25 के आसपास दिखाई देगा। तो अगर आप इस साल के हिसाब से भी देखें, तो आपको एक 80-100%, मतलब 100% के रेट से तो ग्रो ही कर रहे हैं। तो हम मान लो 100% नहीं भी करते हैं, मैनेजमेंट जो बोल रहा है कि हम 40-50% के रेट से ग्रो करेंगे, तो ये अगर मैनेजमेंट की बात ही अगर आप मान ले, तो 50% के रेट से ग्रो करने वाली कंपनी आपको 25 के पी पर मिल रही है, मतलब आधे वैल्यूएशन पर मिल रही है। तो वैल्यूएशन तो यहाँ भी काफी लुक्रेटिव नजर आता है दोस्तों। लेकिन अगर आप FY27 का ग्रोथ देखें, तो जैसा ये बोल रहे हैं कि हम अगले 5 सालों में 4 गुना कर देंगे अपनी कैपेसिटी को, तो उसके हिसाब से भी अगर आप देखें, तो इनका 1 ईयर फॉरवर्डेड जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल करके आता है, वो निकल करके आता है लगभग 16-17 के आसपास निकल के आता है। और 16-17 के पी पर आपको एक ऐसी कंपनी मिल रही है जो 80% के रेट से या 100% के रेट से ग्रो कर रही है, तो बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। और दोस्तों अगर आप 1 ईयर फॉरवर्डेड बेसिस पर इनका प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो भी कैलकुलेट करते हैं, तो वो भी 0.3-0.4 के आसपास निकल करके आता है, जो कि काफी लुक्रेटिव वैल्यूएशन है। लेकिन दोस्तों इसमें ऐसे बिजनेसेस को आपको ट्रैक करते रहना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इनमें लगातार इनको ट्रैक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे बिजनेसेज होते हैं जो छोटे स्केल पर होते हैं, और अगर ये गेन कर गए, तो आपके लिए बहुत पैसा बना सकते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, अगर कहीं एग्जीक्यूशन का रिस्क आता है, जो इनका प्लांट कैपेक्स हो रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और ये कैपेक्स नहीं कर पाते हैं, तो आप इसमें ट्रैप भी हो सकते हैं। तो इसलिए आपको ऐसे बिजनेसेज में इन्वेस्ट करते समय काफी होशियारी से इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, प्लस इनके बिजनेस को ट्रैक भी करते रहना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था मेरा पूरा एनालिसिस वी मार्क के बारे में। अगर आप लोगों के पास किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन है जो आप वी मार्क के बारे में पूछना चाहते हैं, या किसी भी अदर कंपनी के बारे में आपको एनालिसिस चाहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें। मैं ट्राई करूंगा कि आपके क्वेश्चंस को आंसर करूं और आपकी बताई हुई कंपनी का एनालिसिस करके आप लोगों के सामने ला सकूं। थैंक यू।